हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी पर्चन में। इंग्लिश पेडागोजी का आज जो प्रैक्टिस सेशन है वो तीसरा है, यानी थर्ड प्रैक्टिस सेशन है। और ये प्रैक्टिस सेशन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड है, यानी जो भी अभी तक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसकी ये सीरीज़ मैंने आपके लिए स्टार्ट की है ताकि आप इंग्लिश पेडागोजी में अच्छा स्कोर करो। टारगेट हाई रखना ताकि आपको 15 आउट ऑफ 15 आ जाए। मे बी आपको 14 और 13 भी आ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल पर वो आपको ध्यान देना होगा, है ना। तो अगर डिफ़िकल्ट होगा आपका क्वेश्चन तो वो सबके लिए डिफ़िकल्ट होगा, अगर ईजी होगा तो सबके लिए ईजी होगा। इसीलिए नर्वस नहीं होना है, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना है ना। तो आज जो प्रैक्टिस सेशन थर्ड है, इससे पहले 2 और प्रैक्टिस सेशन आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आपको इंग्लिश पेडागोजी के नाम से प्लेलिस्ट है, उस आपको बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड या इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो आपको मिलेंगे, है ना। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन 3 पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग इज नोन एज। द स्टडी ऑफ वर्ड एंड देयर मीनिंग, यहाँ पे मीनिंग की बात हो गई है ना, मीनिंग की बात हो गई। तो जब हम रूल्स की बात करते हैं, रूल्स ऑफ द लैंग्वेज, उसमें हम सिंटेक्स हमने पढ़ा था, है ना, हमने सिमेंटिक्स पढ़ा था, हमने फोनीम्स पढ़ा था, हमने मॉर्फेम्स पढ़ा था। तो सिंटेक्स क्या है? जो रूल को बताता है, ग्रामेटिकल रूल अप्लाई किया गया है कि नहीं, सही जगह पे सब्जेक्ट, सही जगह पे ऑब्जेक्ट और सही जगह पे वर्ब है कि नहीं, इसको बताता है। मीनिंग से इसका लेना देना नहीं है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब का प्रॉपर पोजीशन होना चाहिए, ये सिंटेक्स हमें बताता है। लेकिन सिमेंटिक्स क्या बताता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब तो होना ही चाहिए उसके एग्जैक्ट पोजीशन पे, बट आपकी मीनिंग जो उससे निकलने चाहिए वो भी आपकी क्या होनी चाहिए? सही मीनिंग निकलनी चाहिए, उस सेंटेंस की एक सही मीनिंग निकलनी चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि माँ पंचर्ड नहीं होती और साइकिल सीख नहीं होता, तो प्रॉपर वर्ड का यूज़ करना है, तो एक आपको प्रॉपर मीनिंग निकलनी चाहिए। तो यहाँ पे जब मीनिंग की हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सीमेंटिक। फोनेटिक, फोनेटिक के बारे में हमने साउंड से रिलेटेड है, लैंग्विस्टिक लैंग्वेज से रिलेटेड, और सिंटेक्स के बारे में हमने पढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इटोमोलॉजी इज, इटोमोलॉजी का मतलब क्या होता है? इटोमोलॉजी का मतलब होता है, सिंपली आप कहीं भटकना नहीं है, साइंस ऑफ पेडागोजी, साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज, साइंस ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड नहीं होता है। साइंस ऑफ नोइंग द ओरिजिन ऑफ वर्ड इज नोन एज इटोमोलॉजी। साइंस ऑफ नोइंग द ओरिजिन ऑफ वर्ड इज नोन एज इटोमोलॉजी। इटोमोलॉजी का मतलब यही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ओरिजिन यानी कहाँ से उत्पत्ति हुई है वर्ड की, उसके बारे में अगर आपको पता है तो दैट मीन्स कॉल्ड इटोमोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड गेट इट्स मीनिंग। अच्छा, कोई भी वर्ड अपनी मीनिंग कैसे पाता है ना। जैसे आप पैराग्राफ पढ़ते हो, आपके पास पैसेज, अनसीन पैसेज जब आप एग्जाम में आता है, तो मान लीजिए कि एक लाइन में आपको 10 वर्ड दिए हैं, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है ना, ये भी वर्ड है। तो इसमें से कम आप 7 वर्ड का मीनिंग जानते हो। कोई एक ऐसा वर्ड है 8वां जिसकी मीनिंग आप नहीं जानते हो, लेकिन इसकी मीनिंग आप कहाँ से निकालोगे? कॉन्टेक्स्ट में, इस लाइन में कहने का मतलब क्या है, इस लाइन से मीनिंग क्या निकल रही है, उसके आधार पर, संदर्भ में, है ना। किसी भी चीज़ का आप मीनिंग यानी मतलब कैसे निकालते हो? उसके संदर्भ से, उसके कॉन्टेक्स्ट से, है ना। तो हम कहते हैं ना कि ग्रामर को भी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए। किसी भी चीज़ को अगर कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे तो आपको मीनिंग समझ में आएगी। तो यहाँ पे है इन द रिलेशन टू द कॉन्टेक्स्ट, यही होना चाहिए। फिर भी और ऑप्शन चेक करना नहीं भूलिएगा। फ्रॉम डिक्शनरी ओनली, डिक्शनरी ओनली से नहीं होगा, स्पेलिंग से नहीं होगा, फ्रॉम इट्स ओरिजिन से भी नहीं होगा। यहाँ पे एग्जैक्ट जो आपका सही आंसर है, इन द रिलेशन टू इट्स कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट से आपको किसी भी वर्ड की मीनिंग समझ में आएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। द फर्स्ट जनरेशन लर्नर आर दोज हु आर। फर्स्ट जनरेशन लर्नर किसे कहते हैं?
ये सब क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है, लेकिन मैं नए तरीके से फिर से आपको समझा रही हूँ ताकि आपका रिवीजन होते रहे, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन लर्नर किसे कहते हैं? फर्स्ट जनरेशन लर्नर वो होता है ना जो पहली बार अपने फैमिली से, ना उसके फादर कभी स्कूल गए होंगे, ना उसके ग्रैंडफादर कभी स्कूल, ना उसके दादाजी कभी स्कूल गए होंगे, ना उसके फादर गए होंगे, उसके घर में कोई स्कूल नहीं गया होगा, वो पहला ऐसा तीसरे जनरेशन का बच्चा होगा। फर्स्ट जनरेशन यानी पहला जनरेशन, ये हो गया दूसरा जनरेशन, और ये हो गया तीसरा जनरेशन। ना ग्रैंडफादर गए हैं स्कूल, ना फादर गए हैं, ये पहली बार इस अपने फैमिली से स्कूल गया है, तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर, ठीक है। तो कमिंग फर्स्ट टाइम टू द स्कूल टू सीक एडमिशन, अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, पहली बार स्कूल गया है एडमिशन लेने, वो होगा फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज? नहीं, हम रिलेट करेंगे उसको फैमिली से, क्या वो अपने फैमिली में सबसे पहली बार गया है ना। लर्निंग हिंदी फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, ये भी नहीं होगा। लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, ये भी नहीं होगा। द फर्स्ट फ्रॉम देयर फैमिली टू कम टू द स्कूल इज कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आप यहाँ पे देखिए, फर्स्ट फ्रॉम देयर फैमिली, अपने परिवार से पहली बार कोई व्यक्ति स्कूल जा रहा है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज लर्नर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड पैराग्राफ राइटिंग इन अ इंग्लिश इन्वॉल्व। एक पैराग्राफ राइटिंग आपको बहुत अच्छे से लिखना है, इफेक्टिव वे में लिखना है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, उसमें क्या क्या आप इंक्लूड करोगे, आपको बताना है। करेक्ट पंचुएशन मार्क, देखिए सिर्फ पंचुएशन मार्क को यानी यहाँ पे पंचुएशन मार्क सिर्फ अगर आप डाल दोगे तो आपकी पैराग्राफ राइटिंग बहुत अच्छी दिखेगी, नहीं। फ्लावरली लैंग्वेज, एलिजिबल हैंड राइटिंग, राइटिंग आपकी बहुत सुंदर होगी देखने में, वो होगी, नहीं। देखिए कोई भी आपकी राइटिंग तब परफेक्ट बनेगी जब आपका आइडिया बहुत अच्छा होगा, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा, आपका कोहेशन बहुत अच्छा होगा, है ना, कोहेरेंस होगा। कोहेरेंस का मतलब क्या होता है? एक तो आप जो आइडिया प्रस्तुत कर रहे हो रिटन फॉर्म में वो अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा होना चाहिए, और कोहेरेशन मतलब होता है कि आपने एक सेंटेंस लिखा, उसके बाद आप फुल स्टॉप देके दूसरा सेंटेंस लिख रहे हो, तो इन दोनों सेंटेंस में आपको सिमिलैरिटी दिखनी चाहिए, दोनों में संबंध दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर बात कर रहे हो फ्रेंच क्रांति की, तो इधर आप कर रहे हो रशियन क्रांति की, ऐसा नहीं करना है आपको, वही टॉपिक उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको होना चाहिए, है ना। तो ये होता है आइडिया, प्रेजेंटेशन एंड कोहेरेशन आपकी राइटिंग में झलकनी चाहिए ताकि आपकी राइटिंग क्या हो, इफेक्टिव हो। अ गुड पैराग्राफ राइटिंग इज इन्वॉल्व आइडिया, प्रेजेंटेशन एंड कोहेरेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। चिल्ड्रन कैन बेस्ट लर्न अ लैंग्वेज व्हेन दे हैविंग, यानी कोई भी बच्चा किसी भी लैंग्वेज को कब बहुत अच्छे से लर्न कर पाता है, तो एक अच्छे बुक के द्वारा, टेक्स्ट बुक के द्वारा, इनहिबिट के द्वारा, या मोटिवेशन के द्वारा, या प्रोफिशिएंट लैंग्वेज टीचर के द्वारा। तो देखिए कोई भी बच्चा जब हम किसी भी बच्चे को अगर लर्न करवाना है कोई भी लैंग्वेज, तो सबसे पहले उसको मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन इज़ द फर्स्ट, पहला शर्त होता है, अभी प्रेरणा जो होता है वो पहला शर्त होता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। पहले बच्चे को मोटिवेट करिए कि आप सीख सकते हो, तो उसी एनर्जी के साथ वो सीखना शुरू करेगा। तो किसी भी बच्चे को अगर लैंग्वेज को अच्छे तरीके से सिखाना है तो सबसे पहले उसका मोटिवेशन के थ्रू आप सिखा दो, मोटिवेटेड होना उसका बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। अमंग द 4 लैंग्वेज स्किल विच पेयर कॉन्स्टिट्यूट द री-इन्फोर्समेंट स्किल। नो री-इन्फोर्समेंट स्किल किस वाले लैंग्वेज स्किल से आपको पता चलता है? रीडिंग लिसनिंग। रीडिंग लिसनिंग क्या होती है? रीडिंग एंड लिसनिंग होती है रिसेप्टिव स्किल, ठीक है, ये रिसेप्टिव होती है। स्पीकिंग और लिसनिंग साथ में नहीं हम बताते हैं। रीडिंग एंड स्पीकिंग में ये होती है प्रोडक्टिव, ये होती है रिसेप्टिव। स्पीकिंग एंड राइटिंग ये क्या होती है? स्पीकिंग एंड राइटिंग ये होती है प्रोडक्टिव, साथ ही में यही होती है री इन्फोर्समेंट, ठीक है, स्किल, ठीक है, समझ में आया? तो आपसे पूछा जाए प्रोडक्टिव स्किल हो या री इन्फोर्समेंट स्किल हो, स्पीकिंग एंड राइटिंग ही होती है ना, बोलना और लिखना।
ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 कैन रिकॉग्नाइज फ्लॉ यूजिंग ऑफ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन व्हेन द टीचर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना होगा, तो टेल देम समथिंग इज रॉन्ग, गिव अल्टरनेटिव एज पॉसिबल करेक्शन, लेट देम फाइंड द करेक्शन एंड फोकस ऑन सर्टेन सरफेस एयर। मतलब बच्चा कुछ गलती कर रहा है और आपको बताना है, तो उसको किस तरीके से आप समझाओगे कि वो कर अच्छे तरीके से कर जाए। तो आप क्या करोगे, गिव अल्टरनेटिव एज ए पॉसिबल करेक्शन। उसको करेक्ट करने के लिए आप कुछ अल्टरनेट तरीका या अल्टरनेटिव ये आइडिया दोगे या कुछ भी ऐसा दोगे जिससे वो करेक्शन जो भी वो रॉन्ग कर रहा है उसको वो सही तरीके से कर ले, है ना, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के दौरान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। स्किल्ड रीडिंग का मतलब क्या होता है? स्किल्ड रीडिंग कैसा होना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, है ना, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव यानी क्या होता है, रचना से रचना पर बेस्ड होना चाहिए। प्रोग्रेसिव, डिलिबरेट, कंस्ट्रक्टिव या इमेजिनेटिव नहीं होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव में हर चीज़ आ जाती है ना, उसकी उसकी आइडिया, है ना। रीडिंग मतलब उसकी कंस्ट्रक्टिव रीडिंग में क्या होगा, स्किल रीडिंग में क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन का पर ध्यान देंगे। ऊपर से हम क्या देखेंगे कि किस लय में, किस इंटोनेशन से, किस रिदम से वो पढ़ रहा है, कितना स्ट्रेस दे रहा है, जहाँ स्ट्रेस देने की ज़रूरत है वहाँ स्ट्रेस दे रहा है कि नहीं। इन सब चीज़ों को अगर आप लेके रीडिंग करोगे तो उसको हम बोलते हैं स्किल रीडिंग, और उसको वो कैसी होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट नीड टू ब्रेनस्टॉर्म आइडिया, ऑर्गेनाइज्ड, ड्राफ्ट, एडिट एंड रिवाइज देयर वर्क इन अ प्रोसेस विच रिफ्लेक्ट। अब ये कौन सा है, ये प्रोसेस अप्रोच को बता रहा है। राइटिंग का दो अप्रोच मैंने बताया था, एक था प्रोसेस अप्रोच और इससे रिलेटेड पिछले वीडियो में भी मैंने एक क्वेश्चन डाला था, ठीक है ना, और एक होता है प्रोडक्ट अप्रोच, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट किस पर ध्यान देता है, एंड प्रोडक्ट पर, और ये किस तरह से आपकी राइटिंग चल रही है, क्या क्या राइटिंग के प्रोसेस होते हैं, वो स्टेप को बताता है प्रोसेस अप्रोच। तो ये स्टेप को बताता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बता रहा है कि ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग हम कहाँ करते हैं, आइडिया का, है ना, ऑर्गेनाइज करेंगे उसको, फिर उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे, फिर एडिटिंग करेंगे, प्रूफ रीडिंग होती है इसमें, फिर आपका पब्लिश्ड होता है, रिवाइज होता है। ये कब होता है, आप ये राइटिंग स्किल में करते हो, है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग, आइडिया, ऑर्गेनाइजिंग, ड्राफ्टिंग, है ना। अगर यहाँ पे प्रिडिक्टिंग पूछ रहे तो प्रिडिक्टिंग किस किस सब स्किल है, रीडिंग की है। रीडिंग से पहले आप प्रिडिक्ट करते हो, तो रीडिंग की जो आपकी होती है सब स्किल, वो प्रिडिक्शन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव थ्रू, यानी आपको जो भी पढ़ना है, समझते हुए पढ़ना है, उसको आप किस तरह से बहुत अच्छे तरीके से अचीव्ड कर सकते हो, पा सकते हो। तो टीचर लर्न टू रन ए फिंगर और पेंसिल अंडरलाइन विंग रीड, जब रीड करते समय अंडरलाइन करते हुए पढ़ेंगे। आस्क द चिल्ड्रन टू रीड द टेक्स्ट लाउड, बच्चों को बोलोगे कि जो भी आप पढ़ रहे हो वो लाउड, तेज आवाज में पढ़ो, है ना। तो हेल्पिंग लर्नर स्पीक वर्ड सॉफ्टली वाइल रीडिंग, बच्चों को कहोगे कि स्पीक मतलब लर्न करो जो भी लैंग्वेज को, वर्ड को, वो सॉफ्टली, है ना, वर्ड को जो वर्ड बोलो तो बहुत सॉफ्टली बोलो पढ़ने टाइम। और चौथा है लर्नर रीडिंग साइलेंटली एंड आस्क कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। तो देखिए साइलेंट रीडिंग जो होती है ना, साइलेंट रीडिंग बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती है। क्यों होती है साइलेंट रीडिंग में, आप जब आपको बहुत गहन पढ़ना होता है, जब आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ना होता है, तो आप स्कैनिंग करते हो, और स्कैनिंग किससे रिलेटेड है, आपकी साइलेंट स्किल से रिलेटेड है, साइलेंट रीडिंग से रिलेटेड है ना। तो जब आप साइलेंटली पढ़ोगे और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन करोगे, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन पूछोगे, तो आपकी जो रीडिंग होगी, रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन को आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब एग्जामिनेशन में आपको पैसेज दिया जाता है तो आप जोर जोर से पढ़ने लगते हो क्या, कि टीचर लर्न टू रन, इस तरह से क्या पढ़ते हो, नहीं। किसी भी चीज़ को अगर आपको समझना है तो आप क्या करोगे, आप साइलेंटली पढ़ोगे, है ना, उसको समझते हुए पढ़ोगे। कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना, संदर्भ में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा।
लैंग्वेज स्किल आर बेस्ट लर्न टू, किसी भी लैंग्वेज स्किल को आपको लर्न करना है तो किस फॉर्म में करोगे? ओनली थ्रू द रिटन टेस्ट एंड असेसमेंट इफ दे आर टॉट इन इंटीग्रेटेड मैनर विद द हेल्प ऑफ चैलेंजिंग एंड मैकेनिकल लैंग्वेज ड्रिल। देखिए मैकेनिकल लैंग्वेज ड्रिल से आप क्या बना रहे हो? रट्टू तोता बना दोगे बच्चों को, है ना? तो ये तो नहीं होगा। व्हेन दे इंट्रोड्यूस इन आइसोलेशन, आप अलग से पढ़ाओगे तब। वन स्किल एट ए टाइम नहीं। जब आपको लैंग्वेज स्किल पढ़ानी है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये जब आप एक साथ करोगे, आपको एक साथ बताया जाएगा इंटीग्रेटेड मैनर में, तब आप उसको अच्छे से समझ सकते हो, आपको सबके बीच का डिफरेंस समझ में आएगा, है ना? वैसे क्या होता है कि जो नेचुरल प्रोसेस होता है, कोई भी बच्चा पहले सुनना सीखता है, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, ये तो सीखने का तरीका जैसे एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जब आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हो, है ना, तो आप किस तरह पढ़ाओगे? इंटीग्रेटेड मैनर में, है ना? आप क्लासरूम में देखोगे जब टीचर पढ़ाती हैं, है ना, जब टीचर क्लास ले रही हैं तो बच्चे सुनते हैं, फिर बच्चे बोलते भी हैं, फिर बच्चे लिखते भी हैं, बच्चे पढ़ते भी हैं, तो सब कुछ एक साथ होता है, तो क्या होता है? समझ में अच्छे से आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। करेक्ट स्पीच हैबिट कैन बी डेवलप मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू। स्पीच हैबिट को आपको क्या करना है? सही स्पीच हैबिट के लिए, है ना, यानी बोलने की अच्छी हैबिट हो, वो कैसे डेवलप्ड होगा? बहुत ही इफेक्टिव मैनर में। तो प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस से, वोकैबुलरी प्रैक्टिस से, क्यूजेस से, या डिक्टेशन से। देखिए प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस से आपकी जो स्पीच हैबिट है ना, आपको किस वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस करना है वो समझ में आएगा। तो प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस इज द बेस्ट वे टू डेवलप्ड मोस्ट इफेक्टिवली, है ना, टू डेवलप स्पीच हैबिट। करेक्ट स्पीच हैबिट के लिए प्रोनाउंसिएशन जो प्रैक्टिस है वो सही होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। वन ऑफ द सब स्किल दैट इज असेस्ड फॉर स्पीकिंग वुड बी। एक सब स्किल है जिससे आप क्या कर रहे हो? आकलन, एसेस करना है आपको, आकलन करना है, मूल्यांकन करना है स्पीकिंग का। वो किस तरह से आप करोगे? तो आप कोई भी बोल रहा है और उसके बोलने के तरीके में, है ना, उसके बोलने की वाली स्किल को आपको क्या करना है? जज करना है। तो क्या देखोगे आप? अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग इन पैराग्राफ टू लिटरल वर्क, यूजिंग appropriate volume, clarity, gesture in individual or group of situation, spelling common, frequently use word correctly। देखिए स्पेलिंग तो यहाँ होगा नहीं, आप लिखने की तो बात हो ही नहीं रही है, यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे बोलने की बात हो रही है ना। लिसनिंग एक्टिवली एंड रिस्पॉन्डिंग टू अदर इन ए स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप सिचुएशन। देखिए क्या होगा कि जब किसी का भी आपको स्पीकिंग स्किल को देखना है तो सबसे पहले आप देखोगे कि वो कितने वॉल्यूम से, कितने आवाज़ से बोल रहा है। क्या उसको उस समय लाउड आवाज़ में बोलने की ज़रूरत है? जहाँ उसको लाउड आवाज़ में बोलने की ज़रूरत है वहीं आपको यूज़ करना है, जहाँ ज़रूरत नहीं है तो आप पहले वॉल्यूम देखोगे, क्लियरिटी है कि नहीं आपके वॉइस में, है ना, यानी आप वर्ड को बहुत अच्छे से प्रोनाउंस कर पा रहे हैं कि नहीं, क्लियरिटी है कि नहीं, जेस्चर आपका क्या है, आपका हाव भाव क्या है, ये सब बोलने की सब स्किल में आती है, ये बोलने की कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है। तो आप इंडिविजुअली या ग्रुप ऑफ सिचुएशन में इन सब चीज़ों को देख सकते हो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे? आज का लास्ट क्वेश्चन है द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट राइटिंग शुड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फोकस ऑन। किसी भी बच्चे के असेसमेंट करना है राइटिंग स्किल का या राइटिंग का, यानी राइटिंग का आकलन करना है आपको, तो आप किस चीज़ों पे ध्यान दोगे? कीपिंग टू लिमिट वर्क, क्या वो 120 वर्ड दिया है उतने वर्ड में उसने लिख दिया है? यूजिंग ईडम्स एंड मेटाफोर्स, क्या उसने ईडम्स या मेटाफोर्स का यूज़ किया है, यानी अलंकारों का प्रयोग किया है या नहीं? करेक्ट स्पेलिंग और ग्रामर का यूज़ किया है कि नहीं, या एक्सप्रेशन एंड आइडिया। देखिए किसी भी बच्चे की राइटिंग को आपको जज करना है तो ये सब तो रहेगा ही। वर्ड लिमिट है कि नहीं, ये यूजिंग इडम्स एंड मेटाफोर्स है कि नहीं, करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर है कि नहीं, ये है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक्सप्रेशन एंड आइडिया पर ध्यान दोगे कि क्या वो एक्सप्रेशन, उसका प्रेजेंटेशन, उसका आइडिया सही है कि नहीं, उसके बाद आप इसको ध्यान दोगे। तो सबसे ज़रूरी अगर कुछ है, इम्पॉर्टेंटली फोकस
का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन एंड आइडिया इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थी आज के आपके कुल 15 क्वेश्चन। आई होप आपको 15 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन अगर आए एग्जाम में तो आप छोड़ के नहीं आइएगा, कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को संदर्भ में समझने का, कॉन्टेक्स्ट में समझने का, है ना। तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक दो की पॉइंट है उसको आपको ध्यान देना रहता है। ठीक है, तो कीवर्ड से रिलेटेड भी मैं एक वीडियो ला दूंगी, वैसे है, आप प्लेलिस्ट में जाके दे सकते हो कौन कौन से कीवर्ड पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है ना। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अपन लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।